तो एक्टेनाइड सीरीज लिखो। एक्टेनाइड सीरीज लिखो। एक्टेनाइड सीरीज में कहां से कहां तक स्टार्ट होता है? थोरियम 90 से लेके एलआर तक, 1 और 3 तक। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। इसको और क्या बोलते हैं? हम इसको 5F सीरीज के भी नाम से जानते हैं। 5F सीरीज। ठीक है, और इसमें सब के सब क्या है? रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड नंबर 7 में आता है। ठीक है, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जैसे लैंथेनाइड में था वैसा इसमें भी है, बस इसमें क्या हो जाएगा? 7s2 6d 0 से 1 और 5f 1 से 14, यानी सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बस n का वैल्यू चेंज हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं ns2 n-1 d 0 से 1 और n-2 d 1 f 1 to 14, जहां n होगा 7। तो मैं कल बोला था कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लाने के लिए, निकाले हो गए ना? कथेड़े, मैं लिख के दिया था, एक्सप्लेन नहीं किया। अब इसमें एक्सप्लेन क्या करना है? ये थोरियम 90 से लेकर 1 और 3 तक होता है। सेकेंड इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, 5F सीरीज बोलते हैं, रेडियो एक्टिव बोलते हैं, ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7 होता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। अब इसमें क्या करना है? एलिमेंट का नाम लिखने का ट्रिक बोला था, चलो लिखो। ये इतना हो गया ना? अच्छा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे ना सब? चलो ट्रिक बता दे रहा हूं बस। हाँ, ट्रिक ही बाकी रह गया था, बाकी तो सब बताया था ना। कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे भरोसे पे छोड़ा था, तो भरोसा तोड़ना मत, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना, नहीं तो हम तुम्हारा निकाल देंगे। चलिए जी, आइए कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए, सॉरी नाम लिखा जाए। चलो नाम लिखते हैं। क्या लिखा हुआ? एसी, एक थी पगली, एसी फॉर एक, टीएच फॉर थी, एक थी पगली, एक थी पगली। ये स्टूडेंट ही बना के मेरे को दिया था। उम्र नापती पूरा अंबर कम, पूरा अंबर कम। उमर, यू फॉर उमर, उमर एनफी फॉर नापती, उमर नापती पूरा
पूरा एम फॉर अंबर, पूरा अंबर कम, उमर नापति पूरा अंबर कम, वक्त काफिले, वक्त काफिले, वक्त काफिले, वक्त काफिले इश्क फिजा में, वक्त काफिले, मैं नीचे लिखूं, वक्त काफिले इश्क फिजा में, वक्त काफिले इश्क फिजा में, वक्त काफिले इश्क फिजा में मंदारी, मंदारी नहीं लाया, इश्क काफिले इश्क फिजा में मंदारी नहीं लाया। एक थी पगली, एक थी पगली, उमर नापति पूरा पीयू अंबर कम, वक्त काफिले इश्क फिजा में मंदारी नहीं लाया। एल आ रहा है, ठीक है। ये लिख लिए होगे ना। चलो हटा दो। अब ध्यान देना, अब यहां पर तुम्हें मैं कुछ IUPAC आयुपैक नेम पढ़ा रहा हूं, तो उसके बाद रेडियस स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डालना IUPAC, और ये हर साल एक एक क्वेश्चन इसमें से नीट में भी आ रहा है। IUPAC इसको बोलते हैं, इसका नाम है पूरा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी एक संस्था एजेंसी है, ठीक है। IUPAC इंटरनेशनल, लिखना है तो लिख सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर, IUPAC nomenclature for element, IUPAC nomenclature for element with Z greater than 100। क्या हुआ जब एलिमेंट का सर्च हो रहा था तो जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर था, 101, 102, 103, तो उस समय देखो क्या होता है, दो नाम होता है, एक ऑफिशियल नाम होता है और एक जिसे उस एलिमेंट के बारे में पूरा सर्च कर लिया गया, पूरा जान लिया गया, तब उसका एक ऑफिशियल नाम IUPAC के अकॉर्डिंग रख दिया जाता है कि जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। जब तक उस एलिमेंट के बारे में सर्च नहीं होता है तब तक हम उसका नाम IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग रखते हैं। इसका एक अपना रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम नाम रखते हैं, ऑफिशियल नाम बाद में रखते हैं। इसलिए तुम देखे होगे जब कि जो 7th पीरियड में है, जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, वो बहुत सारे एलिमेंट्स कई बार ऐसा ऐसा नाम लिखा जाता है, UUP, UUN,
ऐसा नाम लिखा था रहता है। तो वो नाम जो है वो क्या है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर है। या कभी कभी एमडी लिखा रहेगा, यानी ये जो नाम है ये ऑफिशियल नेम है, मतलब उसको आईपीएससी ने ऑफिशियल नाम दे दिया गया कि तुम ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं। लेकिन अभी तक सबका ऑफिशियल नाम दिया नहीं गया है। तो अभी 11 को हम नाम आईपीएससी के नेम के अकॉर्डिंग भी लिखते हैं। तो उसका तरीका क्या है, रूल क्या है नाम लिखने का, और हम यहाँ ये भी जानेंगे कि किस एलिमेंट का नाम ऑफिशियल अभी तक आ चुका है और किसका हम अभी आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो वो सब जानने के पहले मैं तुम्हें रूल बता दे रहा हूं कि रूल क्या है और रूल के अकॉर्डिंग तुम नाम कैसे लिखोगे, फिर हम सबका नाम लिखवाएंगे। तो देखो रूल इसका ये है कि अगर डिजिट आता है 0, तो तुम उसका लैटिन नेम जो है तुम उसको यूज करोगे नील, और सिंबल में यानी वर्ड में इसको लिखोगे एन। अभी मैं बता दूंगा कैसे कैसे रूल लिखना है, पहले लिख लो इसको। अगर 1 है तो आपको लिखना है ऑन और यहाँ यू लिखना है। अगर 2 है तो आपको लिखना है बाई। अगर 3 है तो आपको लिखना है ट्राई, ठीक है, और यहाँ टी लिखना है। अगर 4 है तो आपको लिखना है क्वाड और यहाँ लिखना है क्यू। अगर 5 है तो यहाँ लिखना है पेंट। अगर 6 है तो यहाँ लिखना है हेक्स, एच। अगर 7 है तो आपको लिखना है सेप्ट, एस लिखना है। अगर 8 है तो आपको लिखना है ऑक्ट, ओ। अगर 9 है तो आपको लिखना है ENN। पहले इतना लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कि रूल कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले इतना लिख लो, फिर हम नाम देखो कैसे लिख रहे हैं। पहले आराम से लिख लो इतना। 0 को क्या बोला जाएगा, नील। 1 को क्या बोला जाएगा, ऑन। 2 को क्या बोला जाएगा, बाई। 3 को ट्राई और 4 को क्वाड। 5 को पेंट। 6 को हेक्स। 7 को सेप्ट। 8 को ऑक्ट। 9 को इन। ये नील है, अन है, बाई है, ट्राई है, क्वाड है, पेंट है, हेक्स है, सेप्ट है, ऑक्ट है, इन है। अवधेश। 7 को सेप्ट और हेप्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेप्ट लिखा हुआ है ना, तो सेप्ट ही होगा। एक गधे तुम लोग पहले लिखो ना, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना है इसको। डिजिट क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, ये सबने लिख लिया। अब ध्यान दो, हम नाम कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे सामने आया 101 का एटॉमिक नंबर, ये जेड है, 101 का नाम लिखना है। अब ये 1977 में ये नाम लिखा गया इसका आईपीएससी नेम, जो कैसे लिखा गया, जेड है, 101 का है। अब 1 है तो 1 जो डिजिट है उसका नाम हम लैटिन वर्ड में लिखेंगे,
तो लैटिन वर्ड में क्या लिखा जाएगा? अन्य, क्योंकि वन है तो वन का लैटिन वर्ड में क्या रिप्रेजेंटेशन है? अन्य। उसके बाद क्या है? जीरो, तो प्लस जीरो। जीरो का नाम क्या लिखा गया है? नील, यहां लिखेंगे नील। उसके बाद क्या है? वन, वन का नाम क्या है? अन्य, फिर लिख दो अन्य। इतना लिखने के बाद हर बार तुम सफिक्स के तौर पे, सफिक्स के तौर पे ईएम लास्ट में जरूर जोड़ोगे, IUM, ईएम। तो इसका कंप्लीट जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा अन्य, नील, अन्य, अन्य, नील, अन्य, और लास्ट में क्या जोड़ देना है? ईएम। हमेशा सफिक्स के तौर पे ईएम ही जोड़ोगे, तो इसका नाम हो जाएगा अन नील अन ईयम, अन नील अन ईयम। यानी 101 का आईपीएससी जो नोमेनक्लेचर हो जाएगा वो हो जाएगा अन नील अन ईयम। अगर इसका सिंबल लिखना चाहते हो तो इसका नील का सिंबल एन है तो अन का सिंबल यू है, नील का सिंबल एन है और यू का सिंबल ये है, तो केवल तीनों का सिंबल लेंगे यू एन यू। तो अगर 101 का तुम जाके देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो सिंबल यू एन यू लिखा रहता है, यानी अन नील अनियम। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, अगर हमें लिखना होगा 102 का, ये 100 से अबव का लिखा जाता है, तो बताओ 1 का क्या लिखोगे? 1 का क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अन्य। तो 1 का लिखेंगे अन, 1 का लिख दिए, यू नहीं लिखोगे, ये सिंबल में लिखा जाता है। अन का क्या लिखोगे? 1 का लिखोगे अन। अब जीरो का क्या लिखोगे? जीरो का लिखेंगे नील, अब प्लस में हटा दे रहा हूं, अन नील, अन नील। अब 2 का क्या लिखोगे? बाई, अन नील बाई, ईयम। लास्ट में क्या जोड़ना है? ईयम। तो 2 बार आई मत लिख देना, एक ही बार लिखना IUM। तो अन नील बियम, अन नील बियम। अब सिंबल में लिखना है अन नील बियम, तो UNB। तो 101 का सिंबल हो जाएगा UNB, अन नील बियम। क्लियर? 103 का क्या होगा? 103 का क्या होगा? तो 103 का हो जाएगा अन, जीरो का क्या होगा? नील, और 3 का क्या होगा? ट्राई। तो ट्राई, और लास्ट में क्या जोड़ देना है सफिक्स के तौर पे? ईयम। तो 2 बार आई नहीं लिखना है, ईयम। तो अन नील ट्राइयम, अन नील ट्राइयम, UNT, अन नील ट्राइयम, अन नील ट्राइयम। चलो 1 से 10 तक लिखो सबका नाम, जल्दी जल्दी 1 से 10 तक लिखो। व्हाट इज यूज ऑफ ईएम? ईएम का यूज कोई नहीं है, ये आईपीएससी का रूल के अकॉर्डिंग है। जैसे तुम्हारा जैसे नाम रख दिया जाता है ना, तो सरनेम का तुम्हारा क्या है? नाम है, सरनेम रखा जाता है, कुछ मिला के रखा जाता है। ठीक है, तो इस केस में सफिक्स के तौर पे हर बार आईपीएससी ने बोला कि ईएम लगाना है आपको। चलो 110 तक निकालो सब।
110 तक निकालो। गधेड़े हो क्या? मेंडेलिवियम जो है वो आईपीएससी नेम नहीं है, वो उसका ऑफिशियल नेम है। मेंडेलिवियम जो है उसका वो आईपीएससी नेम नहीं है, वो उसका ऑफिशियल नेम है और उसको 101 को बोला जाता है, एमडी। सामने लिख लिया? सबका आंसर आ रहा है? चलो, अब मैं तुम्हें एक यहाँ पर फोटो दिखा रहा हूं और तुम उसको स्क्रीनशॉट लेना। देखो, दिख रहा है सबको ना? आराम से देखना, रुक जाओ। देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट जब मैं बोलूंगा तब लेना। देखो यहाँ 101 से एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, और एक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है 1997 में, और एक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है 1997 में। तो जो राइट साइड लिखा हुआ है इधर, ये वाला, ये जो है वो उसका ऑफिशियल नेम है, ठीक है। कहीं ग्रुप में नहीं भेजने वाला हूं मैं, यहाँ पे तुरंत स्क्रीनशॉट लेना है जब मैं बोलूंगा तब। तो अभी तक इतने एलिमेंट्स का क्या आ चुका है, इतने एलिमेंट्स का ऑफिशियल नेम आ चुका है, इतने एलिमेंट्स का। इसके नीचे अभी ऑफिशियल नेम प्रेजेंट नहीं है, ये ऑफिशियल नेम इसका आ चुका है। तो इसका दोनों नाम लेने वाले। हाँ, वो ऑफिशियल नेम भी आईपीएससी के द्वारा ही निकाला जाता है, कोई दूसरे का नाम नहीं है। चलो, अब मैं बोलूंगा तो स्क्रीनशॉट लेना। चलो स्क्रीनशॉट लो। क्लियर है या नहीं है? तुम स्क्रीनशॉट लो पहले। चलो गधे, स्क्रीनशॉट लो। कुछ ब्लर वलर नहीं है, सब सही है। लेना है तो लो, नहीं तो मैं कहीं उसमें नहीं डालने वाला हूँ। मेरा ऐसा किया कि हाथ हाथ दर्द करने लग गया। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चलो, तो ये लिख लेना नोटबुक में अपने। एक बार जो मैंने दिया तुम्हें 110 तक निकालने के लिए, 118 तक निकाल लो और मैच करवाओ। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। एक से लेके सॉरी 101 से लेके 118 तक निकालो, और निकालने के बाद जो स्क्रीनशॉट लिए उसमें मैच करवाओ, कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है। सबको लिखने आ गया ना? ऐसा भी है जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? भूमिका, गौट, अभिजीत क्लियर, बाकी स्टूडेंट, श्रेयस, हर्ष, विराज, आर्यन, साहिल, पीयूष, रोहन, चलो ठीक है। मिहिर, एक बार 1 से लेके 118 तक निकाल लो, मैं यहीं पर हूँ। तो अब तक उसमें निकालने के बाद मैच करो, देखो मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, आसान है, कुछ में प्रॉब्लम नहीं है। 0 को ये लिखना है, 1 को ये लिखना है, 2 को ये लिखना है, 3 को ये लिखना है, 4 को ये लिखना है, 5 को ये लिखना है। सबने मैच कर लिया? ओके, अब चलो थोड़ा सा हम यहाँ पढ़ाते हैं। मोस्टली एक्चुअली जो एटॉमिक नंबर है वो मोस्टले ने डिस्कवर किया था। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का मोस्टले फाइंड आउट करता था। कोई भी एटॉमिक नंबर हो ना, तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मोस्टले के द्वारा फाइंड आउट किया जाता था। तो थोड़ा मोस्टले के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर मैं ये नहीं बताऊंगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी कैसे मोस्टले ने किया होगा, तो लिखो पहले इसमें, फिर समझते हैं। मोस्टले discovered the atomic number of the atomic number mostly discovered the atomic number from X-ray spectra, X-ray spectra of element X-ray spectra of element by bombarding the element with कैथोड रे। तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में नाम सुने होंगे कैथोड रे का। कैथोड रे एंड element emitted element emitted respective X-ray and the element emit
and implement X-ray of characteristic frequency. Atomic number Z can be related to frequency of the X-ray emitted by using root under nu equal to a z minus b, where a and b are constant. For an element. An atomic number has increase the frequency of the characteristics X-ray increase. A plot of root under frequency against Z give a straight line. तो अगर हम रूट अंडर फ्रीक्वेंसी में और जेड एटॉमिक नंबर में ग्राफ बनाए, ये ग्राफ कहीं इधर बनता है जहां स्लोप ए आता है। तो इसको अब हम 1 by 1 पॉइंट को समझते हैं कि क्या बोल रहा है। मेंडेलीव के टाइम में सब एटॉमिक नहीं थे ना, तो इस मेथड से निकालते थे, दूसरा मेथड से मोस्टली डिस्कवर एक्सरे स्पेक्ट्रा से। संजीत, व्हाट इज एक्सरे स्पेक्ट्रा सर? क्यों, मैं समझा दिया क्या तुम्हें? सब समझा दिया? आज जब समझ, पहले लिख लो, समझाने का टाइम आएगा सब समझाएंगे। अभी लिख के दिया, लिखो, समझेंगे सारा चीजें। थोड़ा सब्र रखो। आवाज सबको आ रहा है? क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है सबको? आवाज तो क्लियर है सबका। ओके, चलो ये लिख लिए तुम लोग, लिख लिए। अब मैं हटू, ये लिखे क्या सबने? चलो अब देखो ध्यान से, एक एक पॉइंट।
चलो पेन वगैरह रख दो और सुनो, पेन वगैरह रखो अब ध्यान से सुनो एक एक पॉइंट को। मैं एक एक पॉइंट को समझाता जाऊंगा और फिर वहां से हटाता चला जाऊंगा क्योंकि स्पेस नहीं है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर आता है, हम जानते हैं एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू प्रोटॉन के बराबर। लेकिन प्रोटॉन जब मिलेगा तब ना हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे। वो तो डिस्कवरी करने के बाद मिला था कि प्रोटॉन इतना है तो एटॉमिक नंबर इतना है। ये थोड़े पहले सोचो कि जब सर्च नहीं हुआ था तो ये थोड़े मालूम था कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के जितना बराबर होगा उतना बोला जाएगा, नहीं ना। एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका होता है, एटॉमिक नंबर हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। तो एटॉमिक नंबर का जो निकालने का तरीका है वो मोस्ले ने दिया हुआ है, साइंटिस्ट का नाम है मोस्ले। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? मोस्ले डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर। मोस्ले जो है वो एटॉमिक नंबर का डिस्कवर किया। कैसे? एक्सरे स्पेक्ट्रा से। एक्सरे स्पेक्ट्रा, एक्सरे स्पेक्ट्रा का मतलब होता है हम उस पे एक्सरे जो लाइट है वो उस मेटल को लिया जाता है, उस मेटल को लिया जाता है। जैसे हमें, जैसे मान लो आज के टाइम में हमें एक्सरे करवाना है हाथ का, तो हम उसके नीचे रखते हैं, वो उसके लाइट आके क्या करता है? कोलाइड करता है, फिर हमारा एक्सरे करता है। तो उसको हम एक्सरे स्पेक्ट्रा बोलते हैं, हम एक्सरे स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा जो है जैसे ये सब देखो, ये सब लाइट स्पेक्ट्रा है, ये सब स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना तुम लोग, ये सब लाइट स्पेक्ट्रा है। तो उसी तरह से एक्सरे स्पेक्ट्रा किया जाता है, मतलब एक्सरे पास करवाया जाता है। देखो इसमें देखो एक एक्सरे ट्यूब है, दिख रहा है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब है ना, उस ट्यूब में एक्सरे पास करवाया जाता है। और जो सैंपल नीचे लिया हुआ है जिसका हमें क्या करवाना है, जिसका हमें मतलब जिसका हमें एटॉमिक नंबर हमें जज करना है। क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हमें जिसका जज करना है। तो हमें यहां पर ये देखना है कि मोस्टली डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर फ्रॉम एक्सरे स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का मतलब वो एक सेटअप बनाया हुआ है। अब उस सेटअप में क्या रखा हुआ है? जिस एलिमेंट का हमें सर्च करना है उस एलिमेंट को एज ए सैंपल उसमें रख दिया गया। तो सैंपल रखने से क्या मालूम चलेगा? वो हम एक्सरे, उस पे एक्सरे राइट का हम बॉम्बार्डमेंट करा रहे हैं, ठीक है, ऑफ एलिमेंट बाय बॉम्बार्डिंग द एलिमेंट विथ कैथोड रे। कैथोड रे मैं छोड़ के बैठ जाऊंगा। एक्सरे अगर उस पे कैथोड रे बम्बार्डमेंट कराया गया तो बम्बार्डमेंट जब कराया जाएगा तो उसमें से एक एक्सरे निकलता है। जैसे मान लो ये एलिमेंट है, अब उस पे एक कैथोड रे आके टकराया, कोलाइड हुआ, बम्बार्डमेंट का मतलब कोलिजन। अब इस आफ्टर कोलिजन से इसमें एटॉमिक नंबर, सॉरी, एक एक्सरे निकला। आफ्टर कोलिजन
इसमें एक एटॉमिक नंबर निकला। आफ्टर कोलिजन इसमें से एक एक्सरे इमिट हुआ, इमिशन हुआ, बाहर निकला। ठीक है, तो एलिमेंट्स बाय बम्बार्डिंग द एलिमेंट्स विथ कैथोड रे, यानी कैथोड रे जिस एलिमेंट्स का हमें एटॉमिक नंबर निकालना था उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराया गया। आफ्टर बम्बार्डमेंट ये एक एक्सरे निकला वहां से, मतलब लाइट निकला, एक्सरे, एंड एलिमेंट इमिटेड रिस्पेक्टिवली एक्सरे ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी। और तुम 9th 10th में पढ़े होगे कि जिस लाइट में उसमें फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी को ऐसे न्यूज से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी यहां तक के एक्सपेरिमेंट क्या हमें बता रहा है, यहां तक के एक्सपेरिमेंट हमें इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अगर जिस एलिमेंट को हमें सैंपल में एटॉमिक नंबर निकालना होगा उसमें हम उस एलिमेंट को उसके ऊपर कैथोड रे का बम्बार्डमेंट कराएंगे। बम्बार्डमेंट कराने के बाद इसमें एक्सरे निकलेगा, यानी इसमें से एक्सरे निकलेगा। एलिमेंट बाय बम्बार्डमेंट द एलिमेंट विथ कैथोड रे एंड एलिमेंट इमिटेड रिस्पेक्टिव एक्सरे, यानी यहां से एक्सरे निकलेगा और इस एक्सरे का अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो ना, एक सेकंड में कितना बार आता जाता है, तो इसमें एक अपना इसका एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो जैसा जो एलिमेंट लेंगे और उससे अगर हम कैथोड रे टकराएंगे, कोलिजन होगा, उससे उसके जैसा फ्रीक्वेंसी निकलेगा, रिस्पेक्टिव एक्सरे कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी। तो जैसा एलिमेंट होगा उसके जैसा उसका फ्रीक्वेंसी बाहर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक नंबर Z कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे। मोस्ले ने क्या किया कि उसका जो Z है यानी एटॉमिक नंबर है, उससे उन्होंने एक इक्वेशन बनाया। अब ये इक्वेशन डायरेक्ट एक ही बार में आ नहीं गया होगा, उन्होंने क्या किया होगा, एलिमेंट लिया होगा जिसका हमें नोन होगा, जैसे किसी किसी का अगर एटॉमिक नंबर पहले से हमें मालूम है तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा उन्होंने। आफ्टर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक इक्वेशन दिया, तो ये इक्वेशन उन्होंने डायरेक्ट लिखा नहीं होगा, ये जो इक्वेशन होगा, ये इक्वेशन कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक इक्वेशन दिया जहां रूट अंडर फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ क्या, न्यू, और ए जेड माइनस बी, यानी ए और बी जो है ओ कांस्टेंट है और जेड एटॉमिक नंबर है। तो उन्होंने ये इक्वेशन दिया, इस इक्वेशन में ये पहले से नोन था, ये हमें आफ्टर कैथोड रे का बम्बार्डमेंट के बाद मिलता था और ये हम उससे जेड निकाल पाते थे। यानी मोस्ले का ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से हम एटॉमिक नंबर यानी जेड फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए, और ये मालूम कहां से चलेगा, जब कैथोड रे से टकराता था तो हम एक्सरे निकलता था और उस एक्सरे का हम न्यू कैलकुलेट करते थे, मतलब मोस्ले करता था। तो दिस वन इज ए इक्वेशन फॉर मोस्ले। तो एटॉमिक नंबर कैन बी रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, ये एटॉमिक नंबर इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, ये न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है ऑफ द एक्सरे बाय इमिटेड बाय यूजिंग ये इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, जहां ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, फॉर एन एलिमेंट। एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे आल्सो इंक्रीज। कह रहा है कि जब ये इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अगर इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है, मतलब उससे जो एक्सरे निकलता है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ठीक है, ए प्लॉट ऑफ रूट अंडर फ्रीक्वेंसी अंडर अगेंस्ट जेड, अगर मैं इनके बीच और इनके बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करूं
तो ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये मैं बता दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मोसले का इक्वेशन बताओ क्या है, ये मोसले का इक्वेशन याद रखना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रूट अंडर न्यू में और जेड में ग्राफ कैसा आता है, तो तुम बोलोगे स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि मोसले एटॉमिक नंबर कैसे निकालता था, तो एक्सरे स्पेक्ट्रा के द्वारा। तो 3-4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी जेड जितना ज्यादा हो उससे उतना ही उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगा। एक बार पढ़ लो, समझ लो, कहीं डाउट है तो बोलो। कैथोड रे उस पर टकराएगा तो उसको आयनाइज करेगा, उसको आयनाइज करने के बाद उसमें से एलिमेंट नेक्स्ट एक्सरे निकालेगा, और उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है, मतलब वो मोस्टली करता होगा, फ्रीक्वेंसी उसको देखा जाता है। उस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इस इक्वेशन में लाके पुट कर दे। इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बस ऐसे समझना है। ए एंड बी फॉर डिफरेंट एलिमेंट। ए और बी एक कांस्टेंट है उस एलिमेंट के लिए, हाँ वो क्या है क्या नहीं है वो क्वेश्चन के साथ दिया रहता है। ग्राफ ऑफ वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर है। एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर, रूट अंडर यहाँ फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सिस पे यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर है। ये बात सबको क्लियर हो गई, किसी को डाउट है? विल कैथोड रे पुश प्रोटॉन, कैथोड रे पुश, हाँ, और स्पेक्ट्रम में से टकराएगा तो एक्सरे निकलेगा। पढ़ लो एक बार क्या क्या क्वेश्चन आएगा, समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में ग्राफ कैसा आएगा तो क्या बोलोगे? रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड के बीच में ग्राफ कैसा आएगा? आर्यन माली और रिया मिहिर काले, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन जेड एंड फ्रीक्वेंसी इन मोसले इक्वेशन? What will be relation between Z and root under frequency in मोसले इक्वेशन? बिल्कुल सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये बातें एक्सरे स्पेक्ट्रा से उन्होंने कैलकुलेट किया था, ठीक है। और ये इक्वेशन पहला बार में नहीं लिख दिया होगा, इक्वेशन कई ऑब्जर्वेशन के बाद लिखा गया होगा। सिर्फ इक्वेशन पे ग्राफ याद लिखना पड़ेगा ना, हाँ, एक इक्वेशन से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ कैसे बनेगा, जब थोड़ा सा मैथ और तुम पढ़ लोगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ वगैरह पढ़ लोगे, मैं बता दूंगा ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो वेट फॉर सम टाइम, ये ग्राफ इस इक्वेशन से बनाते हैं, फिर से मैं बताऊंगा इक्वेशन को जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब, तो उस समय इस पे न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि अभी उतना लेवल जाएंगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़े, तो यहां तक हमारा अपना जो हो गया वो पार्ट 1 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आईपीएससी ने नाम लिखना, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, ये सब हम करेंगे, ठीक है। अब यहां से हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पीरियोडिसिटी, तो राइट डाउन। अब पार्ट 2 जहां से लॉजिकल पार्ट हमारा पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, पीरियोडिसिटी। तो सेकेंड जो हमारा लॉजिकल पार्ट है वो स्टार्ट होगा, दैट इज पीरियोडिसिटी, जिसमें कि हम सारा चीज ये जानेंगे कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ये सब सारा चीजें हमें कंपेयर करना लॉजिकल सीखेंगे, और कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शन भी आता है, तो हमें एक्सेप्शन को भी ध्यान में रखना होगा,
तो नाउ राइट डाउन पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। जेड सबका नहीं बोल देंगे ना, ए माइनस जेड भी नहीं बोलेंगे ना, वो धीरे धीरे समझ में आएगा, बता देंगे। वहां से ए और बी कांस्टेंट है ना। अश्वमेध, तो पीरियोडिसिटी में जो हम यहाँ से मेन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं क्या, पहला है हमारा एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है। सेकंड जो है वो है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तीसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फोर्थ वन जो है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये मेन जो है अपना 4 पीरियोडिसिटी है। तो हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं आयोनाइजेशन। मेन जो पीरियोडिक टेबल का मेन जो पार्ट है वो यही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसको बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो जो तुम 10th में पढ़ गए वो उतना नहीं पढ़ना है, उससे ज्यादा डिटेल पढ़ना है, तो इसलिए विशेष ध्यान देकर सुनना, क्योंकि दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर ये नहीं आएगा तो फिर तुम्हारा पीरियोडिक टेबल वीक पड़ जाएगा, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो हर बात ध्यान से सुनना, ये नहीं कि पहले से हम पढ़े तो उतना नहीं चलेगा, इसमें डिटेल हमें पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। लिख लिए ना तुम लोग? चलो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। तो बताओ डिफिनेशन क्या होता है एटॉमिक रेडियस का? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस? रेडियस ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। क्या आदित्य काले, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। लिख लेना, सेंटर से आउटर सेल के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। तो द डिस्टेंस फ्रॉम the distance from nucleus to outer cell, the distance from nucleus to outer cell is known as atomic radius, is known as atomic radius। एटॉमिक रेडियस को किस यूनिट में मेजर किया जाता है? किस यूनिट में मेजर किया जाता है? एटॉमिक रेडियस विल बी मेजर्ड इन नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रोम। कोरोना को किस में मेजर किया जाता है? नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रोम।
तो रेडियस विल बी मेजर्ड इन नैनोमीटर, पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम। बात क्लियर हो गई? चलो, तो नेक्स्ट अगर हम आगे का टाइप अगर पढ़ाएं कि एटॉमिक रेडियस का टाइप क्या होता है, उससे पहले जो हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि हम कंपेयर कैसे करेंगे। अगर 4 ऑप्शन में हमें दे दिया जाए कि किसका रेडियस ज्यादा है, किसका रेडियस कम है, तो हाउ टू कंपेयर। तो हमारा जो मेन हेडिंग होगा वो यही होगा, हाउ टू कंपेयर the atomic radius of एलिमेंट्स का 4 ऑप्शन में अगर हमें रेडियस एलिमेंट का नाम लिख दिया जाए तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं तुम्हें एक टेबल बताऊंगा, इसी टेबल से सब कुछ सोल्व होगा। तो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बोला कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, इनमें से किसका रेडियस ज्यादा है और किसका रेडियस कम है। ठीक है, हमें कंपेयर करना है। तो स्टेप समझना, क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम देखो मैं सिखा रहा हूं, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं कि किसका ज्यादा है किसका कम है, इसीलिए सीखो। यहाँ पे थोड़ा देर बाद मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लूंगा सबसे, ठीक है। मुझे ही मालूम है कि, तो मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, सिखा रहा हूं, तो इसलिए बेटर ये होगा कि यहाँ ध्यान देना। नहीं तो क्या होगा, मैं क्वेश्चन दूंगा, तुमसे ही पूछूंगा, मैं अभी नोट डाउन कर रहा हूं, तो बी केयरफुल। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले, उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकालना तो हमारा आसान है। अब ऐसा नहीं किसी को इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकालने आए। 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 19 इलेक्ट्रॉन होता है, और रुबिडियम का कितना होता है, जल्दी बोलो। रुबिडियम का कितना होता है, 37। 18 जोड़ देंगे। अब देखो हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, अब नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालो। तो तुम्हें ये तो कॉन्फ़िगरेशन निकालना ही आता है, इसको हटा दो, 3 ही को कंपेयर करते। लिख लो जब लिखे हो तो, अलीना के रब 281, इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, उसके बाद 5s1, ये हो जाएगा 2, और 2 में कितना हो गया 8, ये 3 में कितना हो गया 18, और 4 में कितना हो गया, 4 में हो गया 8, और ये हो जाएगा 1, हो जाएगा ना। ऐसे तुम लोग निकालते हो, हम तो बहुत दिन के बाद हमने निकाला है। तो इसके हमने नंबर ऑफ ऑर्बिट निकाल दिया। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया, 2 आया। यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया, क्या मैं लिख दिया, यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया, 3 आया। यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया, 4 आया। यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया, 5 आया। यहां नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो यहां ये देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट कम है, नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट और ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट और ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस बढ़ता चला जाएगा। तो हम जब नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे तो अगर अनइक्वल आएगा
क्या आएगा, अनइक्वल। तो जिसका ऑर्बिट ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, मोर ऑर्बिट मोर रेडियस, इसीलिए यहां से इसका रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। और इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे मोर ऑर्बिट, मोर ऑर्बिट, जितना ज्यादा ऑर्बिट होगा मोर ऑर्बिट मोर रेडियस, जितना ज्यादा ऑर्बिट होगा उतना ज्यादा रेडियस होगा, जितना ज्यादा ऑर्बिट होगा उतना ज्यादा रेडियस होगा। लिख लिए, एक बात क्लियर हो गई ना, जितना ज्यादा ऑर्बिट होगा उतना ज्यादा रेडियस होगा। सब डायग्राम बना के लिखना, बरोबर है क्या। जितना बोर्ड पे मैं लिखवा रहा हूं सब ये मत सोचना कि हमें ये आता है, आता है तो थोड़ी देर बाद मैं बताता हूं। ये दिमाग से हटा देना कि हमें आता है। टॉप टू बॉटम ये होता है, लेफ्ट टू राइट ये होता है, वो सब नहीं पढ़ना हमें। सबने लिख लिया, चलो आगे बढ़े ना। ये सब डायग्राम वगैरह सब निकालो ना, ऑर्बिट है सब निकालना, ये सब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मान लो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया कि बी सी एन ओ, चलो 4 ही बताना है, बी सी एन ओ में किसका रेडियस ज्यादा है किसका रेडियस कम है, हमसे पूछा गया किसका रेडियस ज्यादा है किसका रेडियस कम है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला स्टेप कभी भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम्हारा पहला काम यही होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालना। इसके बाद हम लिखेंगे ऑर्बिट, 2 3 2 4 2 5 2 6, इसका आया 2 ऑर्बिट, इसका आया 2 ऑर्बिट, इसका आया 2 ऑर्बिट, इसका आया 2 ऑर्बिट। अब यहां ऑर्बिट इक्वल आ गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब यहां आ गया हमारा ऑर्बिट इक्वल, तो ऑर्बिट 2 ही केस आ सकता है ना, या तो इक्वल आएगा या तो क्या आएगा, अनइक्वल आएगा। तो यहां आ गया अनइक्वल आ गया, तो अब क्या करेंगे, तो ध्यान से ना, हवन तो करना नहीं है, क्या करेंगे क्या करेंगे, तो हवन करेंगे हवन करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देना ये कि हमारा जो नंबर ऑफ ऑर्बिट आ गया वो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इक्वल आने के बाद हम कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास। लेकिन तब प्रोटॉन के पास जाओगे जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल आ गया है तब, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल नहीं था तो तुम नहीं गए थे। तो यहां इफ लगा हुआ है, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, if number of orbit will be equal, number of orbit will be equal, if number of orbit will be equal then go to proton। तो हमें प्रोटॉन के पास जाना है
देन गो टू प्रोटॉन। अब पहले प्रोटॉन के पास जाओ, उसके बाद चेक करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो 5 प्रोटॉन होगा। इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन होगा। इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 प्रोटॉन होगा। इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 प्रोटॉन होगा। तो हम प्रोटॉन के पास चले गए। जाने के बाद क्या सोचेंगे हम? अब देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? अपोजिट साइन में क्या होंगे? अट्रैक्शन होगा। ध्यान से समझना। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अट्रैक्शन का डायरेक्शन किधर हो? अट्रैक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? न्यूक्लियस के तरफ। यानी ये इसको इधर खींचेगा, अंदर के तरफ, इलेक्ट्रॉन को। तो प्रोटॉन के पास जाने के बाद क्या सोचना है? तो मैं यहां ये लिख रहा हूं कि प्रोटॉन विल अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन विल अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के तरफ वो अपने तरफ खींचता है। ये सब बातें ध्यान देना, ये सब कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए बता रहा हूं। यानी ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ खींच रहा है। ठीक है, इतना तो बातें हमने जाना। जहां डाउट आएगा बोलना। अब यहां पर जब ये अट्रैक्शन होगा तो हमें ये चेक करना है कि अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर तुम्हें मैं बता रहा हूं, P फॉर पर्सन मान लो। P फॉर प्रोटॉन है लेकिन P फॉर पर्सन मान लो। अब इस इलेक्ट्रॉन को 5% खींच रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को 5% खींच रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को 6% खींच रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को 7% खींच रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को 8% खींच रहे हैं। तो बताओ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? 5 वाला में ज्यादा होगा या 8 वाला में ज्यादा होगा? 5% खींचेंगे या 8% खींचेंगे? तो इस बात को याद रखना, प्रोटॉन ज्यादा। तो मैं शॉर्ट में लिखूं क्योंकि स्पेस नहीं है। प्रोटॉन ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अच्छा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बताओ वो क्या होगा? वो और कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। और क्या होता चला जाएगा? ये छोटा होता चला जाएगा। और इसमें अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है तो ये इससे ये बड़ा होगा। यानी अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो रेडियस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यानी अगर मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूं कि मोर प्रोटॉन रेडियस विल बी लेस, लेकिन ये मैं डायरेक्ट लिख दिया बॉक्स में। इसके पीछे कहानी ये है। तो ये लेकिन तब चेक करना है आपको जब आपका ऑर्बिट इक्वल है, तब आपको प्रोटॉन के पास जाना है। इससे पहले आपको नहीं जाना है। मोर प्रोटॉन लेस रेडियस। उसके साथ साथ ये भी जानना है, डायरेक्ट ये बात के साथ साथ ये भी जानना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन होगा और वो अट्रैक्शन न्यूक्लियस के तरफ होगा। और न्यूक्लियस के तरफ जब होगा तो मोर प्रोटॉन मोर अट्रैक्शन, और मोर अट्रैक्शन रेडियस विल बी लेस। मोर प्रोटॉन मोर अट्रैक्शन और रेडियस विल बी लेस। मुझे ये बात बताओ, इतना सबको समझ में आया क्या? सेकंड पॉइंट तक सबको समझ में आया? ये हम अभी तक गए। तो अब सोचो, इसका प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए रेडियस जो होगा इसका ज्यादा होगा। हमारा टेंशन निकल गया, लेकिन आंसर के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझना है। तो रेडियस इसका ज्यादा होगा। तो हम बोल देंगे कि इसका रेडियस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका प्रोटॉन कम है तो अट्रैक्शन कम होगा। इसका प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए अट्रैक्शन
ज्यादा होगा इसलिए रेडियस कम होगा। किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो पूरा लिखो जितना पॉइंट मैं लिखवाया। सबने लिख लिया? सब डायग्राम वगैरह बना रहे हो तुम लोग ना? एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा ब्रेंगेटिस। 20-30 तक तो याद है ना, उतना ही तक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं याद है तो मैं तुम्हें एक दूसरा भी तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका ये है कि तुम्हें ट्रिक याद करवाया है ना, तो जितना तुम्हें अभी तक ये नाम वाला जो ट्रिक याद करवाया था, हॉलिना के रब से फरियाद, तो किस लिए याद करवाया था? अब उसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। जो तुम लोग को ट्रिक याद करवाया हूं ना मैं पीरियोडिक टेबल में, अभी तो उसका ज्यादा यूज नहीं आया ना, अब इसका यूज आएगा। अब तुम्हें सिंबल दिया जाएगा और रेडियस पूछा जाएगा, तब तुम उसका ट्रिक का यूज करोगे। तो तुम ढूंढोगे कि ये यहाँ का है, ये वहां का है। तो उस ट्रिक का मेन अब यूज होगा, तो वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम आगे यूज करें। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये 2 हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, अच्छा इस बॉक्स को लिखते जाना एक साइड में, ये एक पेज पर रहेगा हमेशा, बरोबर है क्या? ये जो है, मैं जो ये बॉक्स बनवा रहा हूं, ये एक पेज पे इसको रखने, इसको हमेशा यूज करेंगे हम। ये नहीं कि हम उससे कंसेप्ट डेवलप करवा वो कर रहे हैं और उसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं ताकि हम आगे का क्वेश्चन आराम से बना सके। अब हमारे को क्वेश्चन दे दिया गया कि बताओ O-1 और O-2 में रेडियस बताना है, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो देखो हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है? तुम लोग याद, जितना ज्यादा एनायन होता है उतना चार्ज रेडियस ज्यादा होता है। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन निकालने में किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एक गेन कर लिया 9 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 गेन कर लिया 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने में किसी को डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है? हाँ, हर्ष O-2 का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है हर्ष? सृजित करण O-2 का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है बताओ? क्यों ज्यादा है बताओ? इट गेन इलेक्ट्रॉन, और O का ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन। ऐसे करोगे? चलो देखो यहाँ पे, चलो इसको लिख लो, मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? यहीं से डिस्कशन स्टार्ट होगा। एक पॉइंट और आएगा यहाँ पे, तो हम 3 पॉइंट तक जाएंगे। दिस वन इज ए लेवल ऑफ CET, दिस वन इज ए लेवल ऑफ नीट, और दिस वन इज ए लेवल ऑफ JEE। इसके आगे क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब टॉप टू बॉटम डिस्कस करना। ये CET का लेवल है, जब ऑर्बिट इक्वल हो रहा है लगभग नीट का लेवल है, और ये अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो लगभग JEE का लेवल है। ये कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक्स टू ऑल।